हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे आप सब। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई जानदार और शानदार तरीके से चल रही होगी। आज हम लोग एक नया मॉडल पेपर कह रहा हूँ, सॉरी, एक नया टेस्ट पेपर के साथ आप फिर से हम लोग सब लोग जुड़ रहे हैं। टेस्ट पेपर 7 है आज, ठीक है। आप सभी को पता है CISF और BSF फार्मासिस्ट के लिए ये सीरीज हम लोग चल रही है। और आप सभी के लिए बच्चों, जितने भी CISF फार्मासिस्ट वाले बच्चे हैं उन सभी के लिए खुशखबरी है कि हो सकता है आपकी जो एग्ज़ाम का डेट का अनाउंसमेंट है, हो सकता है सितंबर लास्ट में या अक्टूबर फर्स्ट वीक में अनाउंसमेंट हो सकता है कि कब एग्ज़ाम होगा, क्या है, जो भी होगा अनाउंसमेंट होने वाला है जल्दी, लगभग सितंबर लास्ट में या अक्टूबर फर्स्ट वीक में, ठीक है। जो भी बच्चे हैं, शायद CISF में 18 पोस्ट थी और सीमा सुरक्षा बल वाले भी बच्चों का फिजिकल टेस्ट होने वाला है। जो बच्चे सीमा सुरक्षा बल का फॉर्म भरे हुए हैं वो अपना फिजिकल टेस्ट देने के बाद उसके बाद फिर इनका पेपर होगा, ठीक है, रिटर्न वाला। तो चलिए, CISF वाले बच्चों के लिए वो खुशखबरी है कि भाई 1-2 महीने अब तैयारी अपनी तेज कर दो, क्योंकि अब एग्ज़ाम होगा, पक्का है, ठीक। अक्टूबर में आपका अनाउंसमेंट होगा कि कब एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। आज हम लोग इसमें 50 MCQs देखने वाले हैं और तुम लोग अपना अपना स्कोर बताना कि 50 में से कितना हुआ, ठीक है। और MCRE वाले बच्चों के लिए कहना चाहूँगा कि चॉइस फिलिंग शायद स्टार्ट हो गई है, जल्दी जल्दी चॉइस फिलिंग स्टार्ट कर दो, क्योंकि जो भाई अगर देरी करेगा तो फिर बाहर हो जाएगा, फिर सेकंड राउंड का इंतजार करना पड़ेगा। तो जिनका जिनका भी नाम है वो लोग अपना चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। चलो, और कल सभी बच्चों ने इंडिपेंडेंस डे बढ़िया से मनाया होगा, मिठाइयाँ विठाइयाँ खाई होंगी, रसगुल्ले वसगुल्ले, कल खूब मौज की होगी। इसीलिए कल हम लोगों ने कोई भी अपना लेक्चर नहीं डाला, क्योंकि हम चाहते थे कि बच्चे भी आज़ाद रहें। भाई इंडिपेंडेंस डे है तो बच्चों को भी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने दो, घूमने दो, फिरने दो, ठीक है। चलो, पढ़ाई लिखाई के साथ सब कुछ करते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत मौज मस्ती भी करती रहना चाहिए, नहीं तो फिर बोरिंग बोरिंग सा लगने लगेगा। चलो, आज सेशन स्टार्ट करते हैं, टाइम को अपना वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, पायोडीन आयोडीन सोल्यूशन रिलीज फ्री आयोडीन स्लोली बिकॉज इट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ आयोडीन विच पॉलीमर। जो पायोडीन आयोडीन सोल्यूशन होता है वो रिलीज करता है क्या, फ्री आयोडीन, धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स बनाता है किसके साथ, एक आयोडीन जो होता है वो कॉम्प्लेक्स बनाता है। वो कौन सा पॉलीमर होता है, हिंदी में एक बार आपके लिए पढ़ देता हूँ। पोविडीन आयोडीन विलेयन आयोडीन को धीरे धीरे मुक्त करता है, क्योंकि यह आयोडीन का किस बहुलक के साथ संकुल है, ठीक। चलो बच्चों, एक बात और सभी को बता देना चाहता हूँ कि देखो, ठीक है, जो भी बच्चे D फार्म के हों या B फार्म के हों, जो भी वीडियो को देखते हैं, जो भी सब्सक्राइबर जो भी हैं, सभी लोग जो भी तैयारी करते हैं, जो भी जुड़े हुए हैं, तो बच्चों देखो, अब जितने भी एक्चुअली क्या हो रहा है कि किसी कुछ बच्चे कहते हैं कि कमेंट करते हैं सर हिंदी में, और हिंदी में एक्सप्लेन करिए, अच्छा लगता है, मतलब ज़्यादा समझ आता, ठीक है। थोड़ा बहुत जितना होता है वो तो एक्सप्लेन करने, लेकिन बच्चों देखो, तुम लोग को भी पैटर्न के साथ चलना पड़ेगा। अब देखो, जितने भी एग्जाम्स आ रहे हैं फॉर्म में पहले लिख दिया जाता है कि पेपर जो है, वैसे तो मैक्सिमम बाइलिंगुअल होता है, लेकिन बहुत सारे एग्जाम्स में लिखा जा रहा है कि अब पेपर बाइलिंगुअल नहीं आएगा, ठीक है, सिंगल ओनली इंग्लिश, ठीक है। तो आपको, मेरा कहने का मतलब है, आपको इंग्लिश समझने की कोशिश करनी चाहिए। और बैचलर वाले बच्चों ने तो भाई, जिन्होंने भी किया होगा बिना इंग्लिश के, तो वो B फार्म तो मुझे नहीं लगता पास हो पाए होंगे, ठीक है। हाँ, जैसे डिप्लोमा में बच्चे रहते हैं तो वहाँ पर शायद फर्स्ट ईयर में उनको अलाउ रहता है कि वो हिंदी में भी लिख सकते हैं। लेकिन देखो बच्चों, मैं चाहूँगा कि आप लोग इंग्लिश, जो ड्रग्स पढ़े होंगे तो सब इंग्लिश में ही नाम रहते हैं ना, तो आई होप आप मेरी बातों को समझेंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि आप लोग ट्राई करिए कि सारी चीज़ें इंग्लिश में ही समझ में आए, ठीक। चलिए, बाकी तो हम लोग हिंदी से प्रयास करते ही कि थोड़ा बहुत जो भी चीज़ें हैं उसको हिंदी में बताएं, समझाएं, ताकि समझ में आए, ठीक। चलिए, तो ऑप्शंस हैं पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल, पॉलीविनाइल पायरिलिडॉन, पॉलीलैक्टिक एसिड या कार्बोमर। तो कौन कॉम्प्लेक्स जो पॉलीमर होता है कौन सा होता है आयोडीन, पायोडीन आयोडीन सोल्यूशन में? अपना राइट आंसर है पॉलीविनाइल पायरोलिडॉन, ठीक है। यही पॉलीमर होता है जिसके साथ अपना क्या है, वो कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है, आयोडीन। पाइविडोन इज पॉलीविनाइल पायरोलिडीन विच लूज बाइंड आयोडीन एंड रिलीज इट ग्रेजुअली। जो लूजली बाइंड होता है बच्चों, इसीलिए धीरे धीरे करके आयोडीन रिलीज होता रहता है, ठीक। अब इसका काम क्या होता है, पायोडीन आयोडीन सोल्यूशन का एंटीसेप्टिक एक्शन देता है, ठीक, और इरिटेशन भी जो होती है उसको भी कम करता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं,
लायोफिलिक कोलाइड इज बेस्ट कैरेक्टराइज्ड बाय विच प्रॉपर्टी। कोई लायोफिलिक कोलाइड है बच्चों, किस गुण से सर्वोत्तम पहचाना जाता है? अगर किसी लायोफिलिक कोलाइड को पहचानना है तो उसकी कौन सी प्रॉपर्टी तुम देखोगे? लो एफिनिटी फॉर डिस्पर्जन मीडियम, बच्चों ये तो होनी नहीं चाहिए, तो खराब है उसके लिए फॉर्मुलेशन के लिए। ईजिली प्रेसिपिटेटेड बाय स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। सॉल्वेशन ऑफ कोलाइडर पार्टिकल्स या फिर हाई सरफेस टेंशन। तो बच्चों जो लायोफिलिक कोलाइड होता है उसको पहचानने की मेन प्रॉपर्टी जो है सॉल्वेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, ठीक। नेक्स्ट, द प्राइमरी मैकेनिज्म बाय विच सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन रिलीव एंजाइना इज। पूछ रहा है बच्चों जो सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन हम लोग लेते हैं ना, सबलिंगुअल मतलब जीभ के नीचे रख लेते हैं नाइट्रोग्लिसरीन, तुरंत हमको एंजाइना में राहत मिलती है। तो पूछ रहा है बच्चे उसका प्राइमरी मैकेनिज्म क्या होता है? सबसे पहले किस प्राइमरी मैकेनिज्म से वो काम करती है? कोरोनरी को वैसोडाइलेशन कराती है, रिडक्शन ऑफ पेरिफेरल वेनस रिटर्न, या फिर इंक्रीज कर देती है हार्ट रेट, ये ब्रोंकोडायलेशन कराती है। बच्चों ब्रोंकोडायलेशन नहीं कराएगी, हार्ट रेट भी बढ़ाएगी नहीं, ठीक। और कोरोनरी वैसोडाइलेशन बाद में करती है, सबसे पहले क्या करती है? वो करती है रिडक्शन ऑफ पेरिफेरल वेनस रेक्टम, ठीक है। सबसे पहले ये यही काम करती है, क्या करती है? पेरिफेरल जो वेनस होती हैं रिटर्न, उसमें वैसोडाइलेशन कराती है, ठीक है। वो जो सिकुड़ जाती हैं, जो पेरिफेरी पे जो वेन्स होती हैं उसमें डायलेशन करा देती है, ठीक, ताकि जो ब्लड है आने जाने लगता है अच्छे से प्रॉपर वे, ठीक है, आने जाने लगता है और ऑक्सीजन भी मिलने लगता है, जो ऑक्सीजन डिमांड होती है वो पूरी हो जाती है, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं, स्ट्रक्चरल फीचर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी ऑफ पेनिसिलिन। बच्चों पूछ रहा है कि स्ट्रक्चरल फीचर कौन सा कौन सा उसके स्ट्रक्चर में ऐसा फीचर है जिसके जिसके कारण वो पेनिसिलिन होती है वो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी शो करती है। पहला थायोजोलिडीन रिंग होती है, दूसरा फ्यूज बीटा लैक्टम और थायोजोलिडीन रिंग सिस्टम होता है, तीसरा है साइड चेन अमीनो ग्रुप होता है, चौथा है डाईहाइड्रोथायाजीन रिंग होती है। तो बच्चों सभी को पता है पेनिसिलिन में जो होता है फ्यूज्ड बीटा लैक्टम और थायोजोलिडीन रिंग सिस्टम होता है, ठीक है। राइट आंसर फ्यूज्ड बीटा लैक्टम थायोजोलिडीन रिंग सिस्टम, यही इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, which of the following anti-tubercular drug is associated with serious adverse effect of optic neuritis। कह रहा है कौन सी ड्रग है एंटी ट्यूबरकुलर मतलब टीबी में दी जाने वाली कौन सी ड्रग है जो सीवियर एडवर्स इफेक्ट कॉज करती है? ऑप्टिक न्यूराइटिस। ऑप्टिक न्यूराइटिस का मतलब क्या मतलब होता है? जो हमारे देखने वाली नर्व्स होती हैं उसमें इन्फ्लामेशन कॉज करती है या उसको खराब डैमेज करती है। आइसोनियाजिड है, रिफेम्पिसिन है, या इथेम्बुटाल है, पायराजिनामाइड। बच्चों आइसोनियाजिड क्या करता है? इसमें B6 पायरिडॉक्सिन की कमी हो जाती है, ठीक है, इसको साथ में इसीलिए आइसोनियाजिड के साथ B6 दिया जाता है, ठीक है। ये ऑप्टिक न्यूराइटिस नहीं बच्चों, ये न्यूरॉन को डैमेज करता है, ठीक है, B6 इसीलिए साथ में दिया जाता है पायरिडॉक्सिन। तो बच्चों राइट आंसर जो है वो है एथेम्ब्यूटाल, ठीक है। जो ऑप्टिक न्यूराइटिस कॉज करता है वो इथेम्ब्यूटाल करता है, ठीक है, याद रखना। जो हमारी आंखों की नर्व को डैमेज करता है वो इथेम्ब्यूटाल करता है। अपने न्यूरॉन्स को, हमारे ब्रेन सेल्स को कौन डैमेज करता है? वो आइसोनियाजिड। क्यों करता है? क्योंकि B6 पायरिडॉक्सिन की कमी हो जाती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर टू डिपेंड्स प्राइमरली ऑन। TLC में हम लोग क्या करते हैं? किसी चीज को अलग ही करते हैं। तो कह रहा है सेपरेशन मिक्सचर जो होता है, जो सेपरेट होता है मिक्सचर, वो किस पे डिपेंड करता है? वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, पार्शियल कोफिशिएंट बिटवीन स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सोल्यूट, या मॉलिक्यूलर वेट ओनली। बच्चों देखो मॉलिक्यूलर वेट से भी होता है, उसको बोलते हैं साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, ठीक, क्रोमेटोग्राफी होती है। लेकिन यहाँ TLC की बात कर रहा है। तो बच्चों हम लोग TLC का प्रिंसिपल क्या होता है? एडजॉर्प्शन। वो डिपेंड करता है कि सॉलिड है लिक्विड है क्या है, ठीक है, मेनली ज़्यादातर एडजॉर्प्शन ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में जो सेपरेशन होता है मिक्सचर का, वो डिपेंड करता है बच्चों पार्शियल कोफिशिएंट बिटवीन स्टेशनरी फेज, जो रुका हुआ फेज है और जो मोबाइल फेज चल रहा है, उन दोनों पर डिपेंड करता है, ठीक है, उसके बीच में। स्थिर और गतिशील प्रावस्थाओं के बीच विभाजन गुणांक, पार्शियल कोफिशिएंट बिटवीन स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज पर
थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का जो सेपरेशन, उसके अंदर जो मिक्सचर का सेपरेशन करते हैं हम लोग, वो डिपेंड करता है। ठीक, तो राइट आंसर है सी, बी। ठीक है, क्या राइट आंसर? बी। देखो यहाँ पर दिया है ना, कौन से प्रिंसिपल पर कोई पूछे कि टीएलसी किस पे काम करती है, तो डिजॉर्सन पे। ठीक, नेक्स्ट, which non-steroidal anti-inflammatory drugs act by selective inhibition of COX-2? बच्चों यहाँ देखो पूछा है ना, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, एनएसएड्स की बात कर रहा है बच्चों। कह रहा है कि सिलेक्टिव इनहिबिटर होना चाहिए COX-2। कौन सी इसमें से दवा है, ऑप्शंस जो दिए गए हैं कि वो सिलेक्टिव इनहिबिशन करती है COX-2 का? आइबुप्रोफेन, डाइक्लो, सिलोकॉक्सिब या एस्प्रिन? तो बच्चों एस्प्रिन जो होती है वो COX-1 COX-2 दोनों को इनहिबिट करती है। ठीक है, मोस्टली क्या करती है? COX-2 को, लेकिन करती दोनों को है। जो जितनी भी ड्रग्स हैं वो नॉन सेलेक्टिव हैं, लेकिन जो सिलोकॉक्सिब, पैराकॉक्सिब होता है बच्चों, वो सेलेक्टिव होता है। COX-2 इनहिबिटर सेलेक्टिव होता है, सिलोकॉक्सिब और पैराकॉक्सिब। जब बच्चों सीवियर पेन होता है तब सिलोकॉक्सिब पैराकॉक्सिब दिया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ, मैंने यहाँ पर आंसर मार्क कर दिया, कोई बात नहीं, चाहे यहाँ मार्क कर लो चाहे वहाँ मार्क कर लो, वहाँ तो आंसर लगा हुआ है। ठीक है, तो क्या होता है सेलेक्टिव, मैंने तुमको बताया, सिलोकॉक्सिब और पैराकॉक्सिब इसी कैटेगरी का। ठीक है, फिर कह रहा हूँ सब लोग केडी त्रिपाठी की क्लासिफिकेशन बुक्स ले लो, छोटी वाली 200 रुपये की आती है। ठीक है, तो उसका PDF भी ऑनलाइन मिलता है, लेकिन ऑनलाइन तुम उतना पढ़ नहीं पाओगे, तो 150-200 रुपये खर्च तो कर ही सकते हो यार। ठीक है, तो उससे सारे तुम्हारे तैयार हो जाएंगे। ठीक, सारे क्लासिफिकेशन, कहीं तुम्हें कुछ भी देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ग्लैंड प्रोड्यूस कैल्सिटोनिन? कौन सी ग्रंथि कैल्सिटोनिन का उत्पादन करती है? पैराथायराइड करती है, थायराइड करती है, एड्रिनल कॉर्टेक्स या पोस्टीरियर पोट्यूटरी ग्रंथि करती है? बच्चों देखो कैल्सिटोनिन की बात कर रहा है ना, तो राइट आंसर अपना थायराइड ग्लैंड। क्या है? थायराइड पैराफॉलिकुलर सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द आइडियल HLB रेंज फॉर एन ऑयल इन वाटर इमल्सिफायर? यहाँ बच्चों आपसे HLB रेंज पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है? ऑयल इन वाटर। अब आपके सामने 1 से 3, 3 से 8, 8 से 18, 13 से 15। ठीक है, तो बच्चों ऑयल इन वाटर पूछ रहा है, हमेशा याद रखना वाटर जब भी रहेगा नहीं सेकंड ऑप्शन में। डिस्पर्जन देखो ये जो लिखा होता है W जब रहता है, तो अगर तुम्हें एक नहीं भी याद है तो तुम याद रखना जो भी रेंज होगी वो ज़्यादा होगी। कैसी रेंज होगी? ज़्यादा रेंज होगी। और यहीं पर WO लिख देता, नीचे ऑयल होता, तो समझ लो HLB की रेंज क्या होती? कम होती। ठीक, याद रखना। तो यहाँ पर आप 3 ऑप्शन देखो, 4 ऑप्शन ना, 1 से 3, 3 से 8, 8 से 18, 13 से 15। राइट आंसर क्या है अपना? 8 से 18। ठीक, देखो बच्चों ये HLB रेंज अलग अलग बुक्स में अलग अलग देता है, कोई कितना रेंज। देखो रेंज तुम एकदम थोड़ा आसपास की रेंज याद रखो। ठीक है, पहली बात तो जो है तुमको जिस बुक में मिले तुम रेंज याद कर लो। लेकिन देखो अब ओरिजिनल जो OW इमल्सिफायर की रेंज होती है वो होती है 8 से 16। ठीक, ये होती है बच्चों। फिर उसके बाद 16 से 18 ये होती है सॉल्यूबलाइजर की। किसकी होती है? सॉल्यूबलाइजर की। लेकिन अभी ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन में 8 से 18 है, तो हम लोग इसी के साथ जाएंगे। 1 से 3 तुम्हें पता है एंटी फोमिंग एजेंट होता है। ठीक है, और 3 से 8 जो है ये WO इमल्सिफायर का HLB रेंज है। और 13 से 16 जो होता है बच्चों वो उसका होता है, क्या बोलते हैं, हाँ डिटर्जेंट का होता है। ठीक है, 13 से 16। ठीक, तो मैंने राइट आंसर बता दिया, ऑप्शन के हिसाब से हम लोग 8 से 18 लगाएंगे, क्योंकि उसकी रेंज जो होती है OW की ये होती है 8 से 16। ठीक, चलो अब चाहो तो अगर कहो, लेकिन छोड़ो जाने तो पूरा बनाना पड़ेगा, फिर जगह उतनी है नहीं। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एल्कोलाइड बर्बेरिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच प्लांट? बर्बेरिन पूछ रहा है, किस प्लांट से ऑब्टेन करोगे? बर्बेरिस अरिस्टा, कैथरैंथस रोजियस, डिस्टेलियस परप्यूरा, पेपियोरा सोमनिफेरम। तो बच्चों देखो कैथरैंथस रोजियस से क्या ऑब्टेन करते हैं? विनका। विनका ऑब्टेंट होता है, वो क्या होता है? एंटी कैंसरस होता है। डिस्टेलिस परप्यूरा से क्या याद करते हैं? डिजॉक्सिन। ठीक है, ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड होता है। पेपिवर सोमनिफेरम से ओपियम। ठीक, अब एक ही ऑप्शन बचा बच्चों, तो बर्बेरिन किससे ऑब्टेन होता है? बर्बेरिस एरिस्टा।
ठीक है। ये क्या होता है बच्चों, ये बर्बेरिन जो होता है प्लांट होता है, उससे बर्बेरिस अरिस्टा ऑब्टेन होता है, ठीक है। क्वार्टरनी आइसोक्विनिल एल्कोलाइड होता है। ये बच्चों कैसा होता है, इसकी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती है, ठीक। चलो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रो ड्रग दैट रिक्वायर्स एक्टिवेशन बाय हाइड्रोलिसिस टू exert इट्स एंटी प्लेटलेट इफेक्ट। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रो ड्रग दैट रिक्वायर्स एक्टिवेशन बाय हाइड्रोलिसिस टू exert इट्स इफेक्ट एंटी प्लेटलेट इफेक्ट। कौन सा बच्चों इसमें वो है, प्रो ड्रग है, क्या करता है, हाइड्रोलिसिस करके एंटी प्लेटलेट इफेक्ट देता है। तो एस्प्रिन है, क्लोपिडेग्रॉल है, टिकाग्लोर है, या डाइपायडामोल है। बच्चों प्रोडक्ट पूछ रहा है, ऊपर से एंटी प्लेटलेट, तो वो होगा अपना क्लोपिडेग्रॉल, ठीक है। याद रखना कौन सा होगा, क्लोपिडेग्रॉल। क्लोपिडेग्रॉल बच्चों प्रोडक्ट होता है, मेटाबोलाइज्ड होता है, ये एंजाइम है, ठीक है। CYP2C19 टू एन एक्टिवेट मेटाबोलाइट दैट इरिवर्सिबली ब्लॉक द P2Y2 रिसेप्टर। बच्चों देखो मैं सारे पीडीएफ्स अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रहा हूँ, ठीक है। वहाँ से तुम अगर तुमको एक्सप्लेनेशन देखना है तो सारे एक्सप्लेनेशन पीडीएफ में लिखे हुए हैं, तुम वहाँ टेलीग्राम से जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करते हो, ठीक, वहाँ से कर लेना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, द इंडिकेटर यूज्ड इन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन ऑफ कैल्शियम विथ DTA। कौन सा इंडिकेटर हम लोग बच्चों यूज करते हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में, ठीक है, कैल्शियम के साथ विथ DTA। फिनोप्थिलीन, मिथाइल ऑरेंज, इरियोक्रोम ब्लैक टी या स्टार्च। यहाँ पर बच्चों एक ही ऑप्शन है, इरियोक्रोम ब्लैक टी, जो कि कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में इन लोग यूज करते हैं, ठीक है। वो भी कैल्शियम की बात कर रहा है विथ DTA। नेक्स्ट है, विच बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक इज रेजिस्टेंट टू पेंसिलिनेज। कौन सा बच्चों ऐसा बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है जो रेजिस्टेंट होता है पेंसिलिनेज से। बेंजाइल पेंसिलिन होता है, एमॉक्सिसिलिन होता है, मेथिसिलिन होता है, या पिप्रासिलिन होता है। तो बच्चों पेंसिलिन रेजिस्टेंट पेंसिलिन को हम लोग मेथिसिलिन बोलते हैं, ठीक है। मेथिसिलिन होता है, क्लॉक्सासिलिन होता है, ये सारे बच्चों जो होते हैं ये पेंसिलिन रेजिस्टेंट पेंसिलिन होते हैं, ठीक है। ये बैक्टीरिया के द्वारा डिग्रेड नहीं हो पाते हैं क्योंकि इनमें रेजिस्टेंस होता है, ठीक, पेंसिलिनेज एंजाइम के प्रति, इसीलिए इसको बोलते हैं पेंसिलिन रेजिस्टेंट पेंसिलिनेज, ठीक। चलो देखो यहाँ लिखा हुआ है पेंसिलिनेज रेजिस्टेंट पेंसिलिन लाइक मिथासिलिन, मेथिसिलिन है, क्लॉक्सासिलिन, ये सारे होते हैं, ठीक है। चलो आशा कर रहा हूँ कि चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं कुछ भी आता है, सेशन अच्छा लगता है, ख़राब लगता है, जैसा भी हो, सारे बच्चे आज कमेंट करेंगे, ठीक है। सारे बच्चे आज मुझे कमेंट में बताएंगे कि सेशन कैसा लगा। सेशन को सब लोग सारे बच्चे जल्दी से जल्दी शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शेड्यूल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल डील्स विद स्टैंडर्ड ऑफ ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। देखो बच्चों जूरीज का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, और डीफार्म वाले फार्मेसी ला एथिक्स का कौन सा शेड्यूल है ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स का जो डील्स करता है स्टैंडर्ड ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन से। शेड्यूल FF, शेड्यूल F, शेड्यूल O, शेड्यूल U, बताओ राइट आंसर क्या होगा। ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन की बात कर रहा है तो शेड्यूल FF, ठीक है, 2 बार फोकस बना रहा है, याद रखना ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। शेड्यूल F इसके नीचे वाला ऑप्शन जो है वो ब्लड बैंक के लिए होता है। शेड्यूल O डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड के लिए होता है, जो साफ सफाई जिससे होती नहीं घरों में, उससे शेड्यूल O आता है, ठीक। चलो आशा कर रहा हूँ कि समझ में आ रहा होगा। अगर मेरी स्पीड बच्चों तुम्हें तेज लगे तो भी बताना, ठीक है, मैं और स्लो स्लो पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वोलाटाइल ऑयल ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्लोव्स। जो वोलाटाइल ऑयल होता है क्लोव्स का, वो बच्चों कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है, किस प्लांट से, किस प्लांट्स के किस पार्ट से। अब इसमें ऑप्शन दिया है सिनेमन ऑयल, यूकेलिप्टस ऑयल, क्लोव ऑयल या कैस्टर ऑयल। सभी को पता है, तो चरम पे चूरन वाला सवाल है, मतलब देखते ही आंसर मारना है। कहाँ से ऑब्टेन्ड होगा, सीधी सी बात है, क्लोव ऑयल। लौंग का तेल कहाँ से निकाला जाएगा, लौंग से ही तो निकालते हैं। अब ये देख लो बच्चों, जितने भी वोलाटाइल ऑयल होते हैं, देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन तुम्हारा और बन सकता है कि जो वोलाटाइल ऑयल होते हैं किस मेथड से ऑब्टेन किए जाते हैं। तो बच्चों वो देखें, याद रखना, स्टीम डिस्टिलेशन से ऑब्टेन किए जाते हैं वोलाटाइल ऑयल। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा देखो प्लांट का नाम भी दिया हुआ है यहाँ पर, क्या नाम है, यूजीनिया कैरियोफिलस, ये प्लांट का नाम है।
और इसमें सबसे ज़्यादा क्या रिच कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, यूजेनॉल, ये भी याद रखना, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है बच्चों, द टर्म डिसेंसिटाइजेशन, द टर्म डिसेंसिटाइजेशन इन फार्माकोलॉजी रिफर्स। डिसेंसिटाइजेशन मतलब बच्चों किसी चीज़ का जो सेंसेशन था, जिसपे वो रिएक्ट करता था, वो कम हो गया है, ठीक है। अब ऑप्शन हम लोग देखते हैं। औषधि विज्ञान में असंवेदीकरण शब्द का पूछ रहा है बच्चों, तो सीधी सी बात है, डिसेंसेशन मतलब सेंसेशन कम हो गया, उस किसी चीज़ के प्रति रिएक्शन अब कम देगा वो चीज़, ठीक। ऑप्शन देखते हैं। इंक्रीज रिसेप्टर नंबर और प्रोलॉन्ग्ड एंटागोनिस्ट एक्सपोजर, इंक्रीज रिसेप्टर नंबर और प्रोलॉन्ग्ड एंटागोनिस्ट एक्सपोजर। सेकंड ऑप्शन है डिक्रीज रिस्पॉन्सिवनेस आफ्टर रिपीटेड एगोनिस्ट एक्सपोजर। थर्ड ऑप्शन है इंक्रीज ड्रग मेटाबॉलिज्म ऑन रिपीटेड डोजिंग। फोर्थ ऑप्शन शिफ्ट इन डोज रिस्पॉन्स कर्व टू लेफ्ट। तो बच्चों शिफ्ट इन डोज रिस्पॉन्स कर्व टू लेफ्ट ये सब हम लोग देखते हैं, सी मैक्स, टी मैक्स, MEC कंसेंट, MEC, ठीक है, MSC, ये सारी चीज़ों में ये शिफ्टिंग वाला जो प्रोसेस होता है, जो कर्व शिफ्ट होता है ग्राफ, ये उसमें देखते हैं। मेटाबॉलिज्म से कोई लेना देना है ही नहीं बच्चों। सेंसिटाइज, यहाँ पर राइट आंसर है डिक्रीज्ड रिस्पॉन्सिनेस आफ्टर रिपीटेड एगोनिस्ट एक्सपोजर। जब हम लोग बच्चों बार बार कोई दवा देते हैं, कोई एगोनिस्ट देते हैं, एगोनिस्ट की तरह काम करता है, जब हम लोग उसको बार बार देते हैं तो उससे क्या होता है, उसके प्रति रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, रेजिस्टेंस कह रहा हूँ, सेंसिटाइजेशन जो होता है बच्चों कम हो जाता है, ठीक है। अब तुम और या तो डोज बढ़ाओगे या तो बार बार फिर रिपीट करोगे, तब वो अपना रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। तो वही है डिसेंसिटाइजेशन, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन पेप्सिन, कह रहा है इन पेप्सिन डाइजेस्टिव एंजाइम, सभी को पता है पेप्सिन क्या होता है बच्चों, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है। कहा रहा है प्रोड्यूस इन विच फॉर्म, किस फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, एक्टिव पेप्सिन, पेप्सिनोजन, ट्रिप्सिन या प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। तो बच्चों जो पेप्सिन होता है वो अपना राइट आंसर है पेप्सिनोजन। जो पेप्सिन होता है क्या करता है, राइट आंसर क्या है, पेप्सिनोजन के फॉर्म में होता है बच्चों। पेप्सिन क्या करता है, ये प्रोटीन के डाइजेशन में ये लोग हेल्प करते हैं, ठीक है। अब ये देखो चीफ सेल्स जो होती है बच्चों हमारे स्टमक में होती हैं, ठीक है, चीफ सेल्स होती है वहाँ पर, उससे क्या निकलता है पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन होता है बच्चों, वो एक्टिवेट हो जाता है HCl के प्रेजेंस में, तो क्या बनता है पेप्सिन। फिर वो पेप्सिन अपना एक्शन शो करता है, वो क्या करता है प्रोटीन के बॉन्ड्स को तोड़ता है, ठीक, फिर उसका डाइजेशन करता है। तो याद क्या रखना, यहाँ पर याद रखना कि स्टमक के चीफ सेल से पेप्सिन निकलता है और ये प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। क्या निकलता है, पेप्सिनोजन निकलता है वहाँ से, फिर HCl मिल जाता है साथ में, HCl और पेप्सिनोजन मिलकर के कन्वर्ट करा देते हैं पेप्सिनोजन को पेप्सिन में, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं। रिड्यूसिंग शुगर एमंग द फॉलोइंग डाइसेक्राइड्स। कह रहा है बच्चों रिड्यूसिंग भी है और डाइसेक्राइड है, तो सुक्रोज, माल्टोज, ट्रेहेलोज या नन। रिड्यूसिंग शुगर पूछ रहा है बच्चों, डाइसेक्राइड भी होना चाहिए, तो राइट आंसर है माल्टोज। देखो सुक्रोज जो है बच्चों वो इसलिए नहीं होगा ऑप्शन, क्योंकि वो बच्चों देखो वो क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग होता है, हमेशा याद रखना। कभी भी क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर का एग्जाम्पल कौन है, तो बच्चों जो सुक्रोज होता है वो नॉन रिड्यूसिंग होता है, ठीक, याद रखना। सुक्रोज हो गया, ट्रेहेलोज हो गया, ये सब नॉन रिड्यूसिंग होते हैं, और माल्टोज जो होता है वो रिड्यूसिंग होता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया कॉज ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। सबसे ज़्यादा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है। ज़्यादातर बच्चों तुम्हें पता ही होगा कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो होते हैं फीमेल्स में होता है, फीमेल्स में ही ज़्यादा होता है, मेल्स में भी होता है लेकिन बहुत कम। क्यों होता है, अच्छा तुमको मैं इसका एक आज रीजन बताता हूँ। देखो फीमेल्स में देखो बच्चों जो वेजाइना होता है और जो एनस होता है उसकी जो दूरी होती है आसपास की वो बहुत कम होती है, ठीक है। जैसे मेल्स में तो काफ़ी दूर होता है, ठीक है, दोनों पोर्शन रेक्टम और वो, ठीक है, पेनिस का जो दूरी होती है, लेकिन जो फीमेल्स की जो ओपनिंग्स होती हैं वेजाइना और एनस की वो बहुत पास पास होती हैं, ठीक है। इस कारण यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का चांस बहुत ज़्यादा रहता है फीमेल्स में। अब चलो अब इस पे आते हैं कि बैक्टीरिया कौन सा होता है, ठीक है, जो कॉज करता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज़्यादातर। स्टेफ्लोकोकस ऑरियस, इसेरिकिया कोलाई, स्यूडोमोनास ओरिजिनोसा या स्टेप्टोकॉकस पायरोजिनस। तो बच्चों जो राइट आंसर है वो है स्यूडो इसेरिकिया कोलाई। हाँ सबसे ज़्यादा UTI कर्स करती है, सॉरी मुंह से क्या निकल रहा है, स्यूडोमोनास ओरिजिनोसा कह रहा हूँ। इसेरिकिया कोलाई बच्चों सबसे ज़्यादा 80 to 90% जो होता है UTI इन्फेक्शन के लिए जिम्मेदार होती है, ठीक।
मैंने सबको बताया ना, सबसे ज़्यादा फीमेल्स से वो इन्फेक्ट होती है, उसका रीज़न भी बताया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। विच एंटी इपिलेप्टिक ड्रग इज नोन टू कॉज जिंजिवल हाइपरप्लेजिया एज अ साइड इफेक्ट? कौन सी एंटी इपिलेप्टिक मिर्गी वाली दवाई है जो जिंजिवर हाइपरप्लेजिया कॉज करती है, उसका साइड इफेक्ट है? जिंजिवर हाइपरप्लेजिया क्या होता है बच्चों, मैंने जो मसूड़े होते हैं ना, इसमें सूजन आ जाती है, फूल जाता है, ब्लड व्लड भी कभी कभी आने लगता है, तो उसी को बोलते हैं जिंजिवर हाइपरप्लेजिया। तो कौन सी ड्रग है? कार्माजेपिन, फेनेटोइन, वेलप्रोइट या लेमोट्राइजिन? तो राइट आंसर है फेनेटोइन। जो फेनेटोइन ड्रग होती है, जब जिसको भी मिर्गी आती है, एंटी इपिलेप्टिक के पेशेंट्स होते हैं, जब वो फेनेटोइन का, भाई सीधी सी बात है, खाएंगे ही सही करने के लिए, उनको डॉक्टर जब ड्रग प्रिस्क्राइब करते हैं, लगातार ड्रग खाते रहते हैं काफ़ी लंबे समय तक, तो बच्चों उनमें ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, साइड इफेक्ट होता है। अब क्या करें भाई, मिर्गी भी सही करना है, ठीक। तो उसमें उस पेशेंट में जिंजिवर हाइपरप्लेजिया, मसूड़ों में सूजन, इन सब ये सब लक्षण जो है डिजीज, ये जो साइड इफेक्ट के लक्षण है वो देखे जाते हैं, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं। द रिसेप्टर फॉर ओपाइड एनाल्जेसिक दैट प्राइमरली मीडिएट रिस्पिरेटरी डिप्रेशन इज? द रिसेप्टर फॉर ओपाइड एनाल्जेसिक दैट प्राइमरली मीडिएट्स रिस्पिरेटरी डिप्रेशन, कौन सा रिसेप्टर है बच्चों, पूछ रहा है, ओपाइड एनाल्जेसिक का, जो मुख्यतः क्या करता है, रिस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज करता है? म्यू करेगा, कप्पा करेगा, डेल्टा करेगा? बच्चों यही तीन होते हैं मस्कुलिन रिसेप्टर, ठीक है। तो बताओ कौन सा करेगा, म्यू, कप्पा और डेल्टा? क्या कर रहा है, रिस्पिरेटरी डिप्रेशन और ओरल वन रिसेप्टर, चार ऑप्शन है, तो राइट आंसर है म्यू। बच्चों यही होता है ओपाइड एनाल्जेसिक का, जो कि रिस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज करता है। जैसे अपना कोडीन वोडीन हो गया, मॉर्फिन हो गया, हेरोइन हो गया, ये सब जब लेते हैं ना, तो म्यू रिसेप्टर पे जाकर अपना एक्शन शो करती हैं और रिस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज करती हैं। साइड इफेक्ट है और क्या है। नेक्स्ट, which antifungal antibiotics is obtained from Streptomyces griseus? Which antifungal antibiotic is obtained from Streptomyces griseus? मतलब कौन सी एंटी फंगल है, एंटी फंगल भी लिखा है बच्चों, एंटीबायोटिक भी लिखा है। देखो यहाँ पर ये होना चाहिए कि कौन सी एंटी फंगल है ड्रग जो ऑब्टेन की जाती है स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस से। भाई ये तो एंटी फंगल होगी, ये तो एंटीबायोटिक होगी, दोनों सेम तो नहीं होगी। एंटीबायोटिक्स का मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारते हैं, ठीक, बायोटिक्स अगेंस्ट जीव के, और फंगल सीधी बात है फंगस को मारते हैं। चलो छोड़ो, हम लोग अपना देखते हैं मेन मुद्दा क्या है कि स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस से ऑब्टेन्ड होती है कौन सी ड्रग, ये मेन मुद्दा है, ठीक है। तो मुद्दे से नहीं भटकना है, क्योंकि अपने को, अरे थोड़ा बहुत वहाँ भी क्वेश्चन गलत होते हैं तो उससे क्या मतलब, अपने को तो आंसर सही लगाना है और सिलेक्शन लेना है, सही आंसर लगाना है, बस इतना ही मतलब होना चाहिए। आंसर सही भरो, सिलेक्शन लो, ज़्यादा मार्क्स ला के सिलेक्शन, बस इतना ही अपना टारगेट होना चाहिए। तो ये होगा नियासेटिन होगा, एम्फोटेरिसिन बी होगा, ग्रिसोफल्विन होगा या कैप्सोफंगिन होगा। स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस की बात कर रहा है, तो राइट आंसर है ग्रिसोफल्विन। याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ग्रिसोफल्विन जो होता है वो पेंसिलियम ग्रिसोफल्वम और स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस से ऑब्टेन्ड होता है, उसी दोनों का मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होता है ये ग्रिसोफल्विन, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेंसिडिटी इन ऑयल एंड फैट्स इज मेनली कॉज्ड बाई? रेंसिडिटी इन ऑयल्स एंड फैट्स इज मेनली कॉज्ड बाई, पूछ रहा है रेंसिडिटी जो होती है ऑयल एंड फैट्स में किस कारण होती है, उसके वजह पूछ रहा है। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, हाइड्रोलिसिस हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का, या पॉलीमराइजेशन हो जाता है, या एस्ट्रिफिकेशन होता है। तो राइट आंसर बच्चों क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। क्या हो जाता है, अनसैचुरेशन हो जाता है फैटी एसिड्स का, इसकी प्रेजेंस में ऑक्सीजन की, उसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। बच्चों अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे ये रेंसिडिटी क्या होती है, तो देखो रेंसिडिटी जो होती है बच्चों, होती है ऑयल्स और फैट्स का खराब होना। कैसे, तुमने देखा होगा ना कि ज़्यादा दिन तक अगर रख दो तेल और मतलब डालडा वालडा जो फैट्स की चीज़ें हैं उसको रख दो तो उसमें एक बदबू आने लगती है। क्यों आने लगती है बच्चों, वहाँ पर ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है। भाई अब वातावरण अपने इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है ये, तो क्या करते हैं वो उससे रिएक्ट कर देता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। फैट्स हो चाहे डालडा हो, घी हो या तेल हो, अगर खुला रखते हैं तो फिर क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, उसी को बोलते हैं रैंसिडिटी। मतलब रैंसिड होना मतलब तेल का सड़ना, एक तरह से ऐसा सिंपल से समझो कि तेल का खराब होना, उसी को बोलते हैं अपने भाषा में, फार्मासिस्ट के टर्म्स में या साइंस की भाषा में, मेडिकल, रैंसिडिटी ऑफ ऑयल।
अब किसी जनरल स्टोर्स वाले से मत जाके कह देना ये तुम्हारा तेल रैंसिड हो रहा है, ये तुम्हारा ऑयल रैंसिड हो गया है, वो डर जाएगा क्यों, ये क्या हो गया। ठीक है, तो उसमें फैटी एसिड एस्टर्स फैटी एसिड्स होते हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलकर बना होता है फैट, तो जो उसमें फैटी एसिड्स होते हैं उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट एक्टिंग एंटी डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट पूछ रहा है बच्चों। देखो इसमें, अब देखो हम लोग इस टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं ना, इसमें देखो कितनी बार क्लासिफिकेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, क्रिसोफेल्विन वाला हुआ और भी बहुत सारे, देखो लगातार आ रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि केडी की बुक ले लो, केडी त्रिपाठी वाली। ठीक है, क्लासिफिकेशन बुक। जिन बच्चों ने नहीं देखी, अगर कमेंट में कहोगे तो एक दिन मैं उस पर वीडियो बना दूंगा और दिखाऊंगा कि कैसे बुक है, छोटी सी। ठीक है, मेरे पास है, उसकी बुक ले लो बच्चों, बहुत है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर तुम्हारे 30 क्वेश्चन 25 जितने भी क्वेश्चन आएंगे अगर फार्माकोलॉजी, मैक्सिमम डायरेक्ट आते हैं। ठीक है, अगर कठिन भी बनाएंगे तो भी उसी से क्वेश्चन आएंगे। अब चलो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, डायरेक्ट उसी का एंटी, उसमें ऐसे लिखा हुआ है डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट ड्रग। अब बताओ इसमें कौन सी होगी, फाइसोस्टेगमिन, नियोस्टेगमिन, पाइलोकार्पिन या पैराडॉक्सिन। तो डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट जो है वो है पाइलोकार्पिन, पिलोकार्पिन, पाइलोकार्पिन। कहाँ पर यूज होती है, ग्लोकोमा में यूज होती है, सबको पता होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डोजेस फॉर्म इज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कंप्लीटली बाईपास्ड। कौन सा ऐसा डोजेस फॉर्म है जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को कंप्लीटली बाईपास कर जाता है, मतलब हो ही नहीं पाता उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ओरल होगा, ओरल का तो बहुत ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट है सबलिंगुअल, थर्ड है एंटेरिक कोटेड टेबलेट, फोर्थ है ओरल सोल्यूशन। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों, राइट आंसर होगा सबलिंगुअल टेबलेट, क्योंकि ये डायरेक्ट ब्लड में चला जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से बच जाता है। गलती से एंटेरिक कोटेड मत लगा देना वहाँ पर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। द फॉलोइंग ड्रग इज क्लासिफाइड एज अ बाइल एसिड सस्क्वेरेंट स्क्विस्टेरेंट। कौन सी ऐसी ड्रग है जो बाइल एसिड स्क्वेस्ट्रेंट है, निम्नलिखित दवा पित्त अम्ल अनुक्रमक के रूप में वर्गीकृत है। बताओ भैया, बाइल एसिड, अपने का मेन यही है, यही देखना है, बाइल एसिड स्क्वेस्ट्रेंट, ये भी क्लासिफिकेशन में डायरेक्ट है। बताओ, एटोरवास्टेटिन नहीं, ये तो HMG यूरोडेक्टेज होती है, कोलेस्टाइरामिन, एजिटिमिब या फेनोफाइब्रेट। तो राइट आंसर है बच्चों कोलेस्टाइरामिन, यही अपनी बाइल एसिड सस्क्वेरेंट ड्रग होती है। ठीक, ये क्या करती है, प्रिवेंट करती है रीअब्जॉर्प्शन एंड प्रमोटिंग हेपेटिक कोलेस्ट्रॉल कन्वर्जन। कोलेस्ट्रॉल का जो कन्वर्जन होता है उसको कन्वर्ट होने से रोकती है। ठीक है, और उसको HDL में कन्वर्ट करती है, गुड कोलेस्ट्रॉल में। ठीक, तुम ड्रग याद रखो, मेन अपना टॉपिक वही है, बाइल एसिड सस्क्वेरेंट। ठीक, कोलेस्टाइरामिन हो गया, ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है और बहुत बात आया हुआ है बच्चों, इसको हल्के में मत लेना, इंपॉर्टेंट ड्रग है ये, RRB में आया हुआ है, एम्स में आया हुआ है, न जाने कितने फार्मास्यूटिकल एग्जाम में पूछा गया है कि बाइल एसिड सस्क्वेरेंट कौन सा है, कोलेस्टाइरामिन और दूसरा HMG यूरोडेक्टेज वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, एटोरवास्टेटिन, लोवास्टेटिन, बहुत। ठीक है, स्टैटिन वाली जितनी भी ड्रग है वो HMG यूरोडेक्टेज इनहिबिटर होती है, और बाइल एसिड में कोलेस्टाइरामिन, ये सब। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। यहाँ पर पूछ रहा है, इसेंशियल नहीं पूछ रहा है, नॉन इसेंशियल पूछ रहा है, कौन सा है, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, एलानिन, मिथियोनिन। तो राइट आंसर है अपना एलानिन। ठीक है, तुमको अगर ट्रिक पता होगा, TIT TT भी अरे को TT नहीं, VIP हाल में TT। ठीक है, इससे एसेंशियल याद हो जाते हैं, VIP हाल में TT, जितने भी एसेंशियल हैं सब आ जाएंगे इसी में। ठीक है, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, एलानिन, मिथियोनिन। बाकी जितने हैं सब क्या है, एसेंशियल हैं। एलानिन जो होता है नॉन एसेंशियल होता है। वहाँ पर जो ए है ना, VIP हाल में TT यूज, वो आर्जिनिन है। ठीक है, नेक्स्ट, विच केमिकल प्रिजर्वेटिव इज यूज्ड इन ऑप्थेल्मिक सोल्यूशन एट कंसंट्रेशन ऑफ 0.01%।
इस तरह के क्वेश्चन बच्चों आरआरबी में याद आते हैं। आरआरबी हुआ, एम्स हुआ, ठीक है, ईएसआईसी हुआ, उस जगह इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं कि केमिकल प्रिजर्वेटिव कौन सा यूज होता है। मान लो ऑप्थेल्मिक सोल्यूशन का पूछ रहा है केमिकल प्रिजर्वेटिव कौन सा यूज हो रहा है, तो किस कंसंट्रेशन में, जैसे 0.01, 0.02, 2%, 1%, 0.05%, ऐसे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि ऑप्थेल्मिक सोल्यूशन में 0.01% वाला तुमको चूज करना है। क्लोरोक्रिसॉल होगा, फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट होगा, बेंजल कोनियम या फिनॉल होगा। तो 0.01 में जो चूज करते हैं बच्चों वो है अपना बेंजल कोनियम क्लोराइड, ठीक है। कौन सा यूज करते हैं, बेंजल कोनियम क्लोराइड 0.01%। नेक्स्ट, द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मेथोट्रेक्सेट इन कैंसर कीमोथेरेपी इज। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मेथोट्रेक्सेट इन कैंसर कीमोथेरेपी इज। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मेथोट्रेक्सेट इन कैंसर कीमोथेरेपी पूछ रहा है बच्चों। मेथोट्रेक्सेट का आपसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछ रहा है कि वो कैंसर कीमोथेरेपी में कैसे काम करता है। डीएनए एल्काइलेशन की तरह, डीएनए एल्केलीकरण करके करता है, या इनिबिट करता है डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को, या माइक्रोट्यूब्यूल को इनिबिट करता है, या ट्रोपो आइसोमेरेज को इनिबिट करता है। तो राइट आंसर है अपना इनिबिशन ऑफ डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, ठीक है। इस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के थ्रू मेथोट्रेक्सेट कैंसर में अपना काम करता है। क्या होता है, क्योंकि देखो ये फोलेट एंटी मेटाबोलाइट होता है, ठीक है। जब भी तुम क्लासिफिकेशन पढ़ोगे तो वहाँ पर लिखा रहेगा फोलेट एंटी मेटाबोलाइट, जो ब्लड के बनने को रोकता है, ठीक। अब DHFR क्या है, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, क्या होता है उससे डिप्लीट हो जाता है, टेट्राहाइड्रोफोलेट उसके बाद बनता है, DHFR के बाद टेट्राहाइड्रोफोलेट बनता है। उससे क्या होता है, इनिबिट कर देता है क्या, प्यूरिन एंड थाइमिडेलेट सिंथेटेज, प्यूरिन और थाइमिडेलेट सिंथेटेज को ये इनिबिट कर देता है, जिससे प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं हो पाता है, ठीक है, और ब्लड भी नहीं बन पाता। इस तरह से अपना मेथोट्रेक्सेट काम करता है। डायहाइड तुम ऐसे याद रखो बस चुपचाप, क्योंकि डायरेक्ट इतना लंबा चौड़ा वहाँ तुमसे पूछेगा नहीं, सीधा ये कुछ पूछता है इनिबिशन ऑफ डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, ठीक। कुछ चीज़ें याद भी की जाती हैं। चलो नेक्स्ट, द विटामिन दैट इज नेसेसरी कोफैक्टर फॉर द एंजाइम ट्रिप्टोफैन हाइड्रोक्सिलेज इज। कह रहा है एंजाइम ट्रिप्टोफैन हाइड्रोक्सिलेज के लिए नेसेसरी कोफैक्टर कौन सा है विटामिन। जैसे कोई विटामिन है, ठीक है, उसके लिए कोफैक्टर होता है, तो पूछ रहा है एंजाइम ट्रिप्टोफैन हाइड्रोक्सिलेज के लिए कौन सा आवश्यक सकारक विटामिन है जो कि बनाए एंजाइम को, ट्रिप्टोफैन हाइड्रोक्सिलेज को कौन सा विटामिन बनाएगा, B1 बनाएगा, B6, B12 या C बनाएगा। C तो नहीं बनाएगा, ठीक है। तो ये बनाएगा विटामिन B6। याद रखना विटामिन B6 क्या करता है, एंजाइम का फॉर्मेशन करता है ट्रिप्टोफैन हाइड्रोक्सिलेज, कैसे, साथ कोफैक्टर की तरह काम करता है, ठीक। पैराडॉक्सल फास्फेट भी कहते हैं विटामिन B6 को, देखो पैराडॉक्सिन भी बोलते हैं, पैराडॉक्सल फास्फेट भी बोलते हैं, ठीक। तुम जितना याद रखो बताऊं। ट्रिप्टोफैन हाइड्रोक्सिलेज क्या करता है, सेरोटोनिन का सिंथेसिस करता है, और टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज करता है डोपामिन का सिंथेसिस करता है। इतना तुम मत याद रखो, तुम चुपचाप बस को फैक्टर याद रखो। को फैक्टर विटामिन B6 जो होगा वो को फैक्टर की तरह काम करेगा और एंजाइम ट्रिप्टोफैन हाइड्रोक्सिलेज बनाएगा, बस इतना याद रखो। सिंपल सा, ज़्यादा खिचड़ी नहीं मचाने का, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर द यूज़ ऑफ मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन भैया कौन सी है, ड्रग है, किस में दी जाती है, डायबिटीज़ में यूज़ करते हैं, सभी को पता होगा, ठीक है। बाइगोनाइड्स है, मेटफॉर्मिन जो होती है बाइगोनाइड्स की कैटेगरी में आती है। अब पूछ रहा है किस, कब ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है, मतलब कब नहीं देनी है। ओबेसिटी में नहीं दोगे, रिनल इम्पेयरमेंट में नहीं दोगे, हाइपरटेंशन में दोगे नहीं दोगे, या डिसलिपिडीमिया में नहीं दोगे। तो बच्चों जो कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है वो होता है रिनल इम्पेयरमेंट। अगर तुम्हारी किडनी में खराब है या उसका जीएफआर कम है, मतलब तुम्हारे किडनी, मान लो ऐसा सिंपल समझो किडनी ही खराब है या किडनी में प्रॉब्लम है, तब तुम मेटफॉर्मिन का यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। इससे कंडीशन और बढ़ेगी, क्योंकि लैक्टिक एसिडोसिस काज करती है मेटफॉर्मिन, ठीक, याद रखना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, डिस्टल परप्यूरिया लीव्स कंटेन्स विच क्लास ऑफ ग्लाइकोसाइड। पूछ रहा है कि जो डिस्टेलिस परप्यूरिया होता है प्लांट, उसकी जो पत्ती होती है उसमें किस टाइप का ग्लाइकोसाइड पाया जाता है, किस क्लास का, एंथ्राकिनोन, साइनोजेनिक, कार्डियक ग्लाइकोसाइड या फ्लेवोनॉइड्स ग्लाइकोसाइड। तो बच्चों पाया जाता है कार्डियक ग्लाइकोसाइड। बहुत कठिन नहीं है, इजी है।
मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, तुम देख लेना इसको, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, तो पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। ठीक, नेक्स्ट, व्हाट इज द टिंचर ऑफ आयोडीन कंसंट्रेशन एज पर आईपी। टिंचर ऑफ आयोडीन पूछ रहा है, टिंचर ऑफ आयोडीन कंसंट्रेशन एज आईपी के अकॉर्डिंग, उसमें टिंचर जो होता है उसमें आयोडीन कितना होता है। 2% वेट बाई वॉल्यूम आयोडीन होता है विथ 2.5% पोटेशियम आयोडाइड, 2.5% वेट ऑफ वॉल्यूम आयोडीन होता है, 2.5% पोटेशियम आयोडाइड, या फिर 5% होता है वेट बाई वॉल्यूम आयोडीन 3% की आई के साथ, या 10% वेट बाई वॉल्यूम आयोडीन होता है 6% की आई के साथ। तो देखो यहाँ पर टिंचर की बात कर रहा है आयोडीन कंसनट्रेशन, तो आईपी के अकॉर्डिंग होता है 2% वेट बाई वॉल्यूम और साथ में 2.5% पोटेशियम आयोडाइड। ठीक, किस में होता है, इन एल्कोहल में या वाटर में। देखो लिखा है आईपी के अकॉर्डिंग जो डिफाइन करता है कि टिंचर आयोडीन क्या होगा, इसमें 2% आयोडीन होगा और 2.5% पोटेशियम आयोडाइड होगा 90% एल्कोहल में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एन एंटी स्कैलेंट इन ट्रीटमेंट ऑफ वाटर फॉर फार्मास्यूटिकल यूज। अगर फार्मास्यूटिकल यूज में कोई तुम पानी को ले रहे हो तो बताओ एंटी स्कैलमेंट के लिए क्या ट्रीटमेंट करोगे। एंटी स्कैलमेंट बच्चों वो होता है जो देखा होगा, जब से पानी जिसमें ज़्यादा भरा जाता है बार बार, देखा होगा ना साइड्स में वेसल्स के ऐसे सफ़ेद सफ़ेद ऐसे ऐसे पपड़ी सी बन जाती है, पपड़ी वाइट कलर की, उसी को कह रहे हैं स्केलेट। वो क्या होता है, स्केल होता है, एक पपड़ी परत होती है ना, झड़ती है, वही कह रहा है एंटी स्केलेंट, मतलब इसको रोकना है बनने से, स्केल को वो पपड़ी बनने से रोकना है। तो बताओ उसके ट्रीटमेंट के लिए तुम क्या करोगे, क्योंकि तुमको उसको फार्मास्यूटिकल यूज़ में लेना है पानी को, तो तुम उसमें क्या मिलाओगे, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर अमोनियम क्लोराइड। तो बच्चों याद रखना, जैसे हम लोग इंडस्ट्री में अगर कोई प्लांट है बड़ा सा, उसमें पानी भरा जा रहा है, फिर वही यूज हो रहा है, तो वहाँ पर स्केल बन जाता है, तो वो पानी में भी आएगा, तो इससे कंटामिनेशन हो जाएगा। अगर उसको रोकना है इसमें परत ना बने वाइट कलर वाली, वो जो जैसे झड़ता नहीं है, ठीक है, वाइट कलर का, जिससे लगता है कि कैल्शियम का जमा हो रहा है वैसा समझ, तो उसके लिए हम लोग सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट मिलाते हैं। ठीक है, वो क्या ऐसे शो करता है, एंटी स्कैलेंट प्रॉपर्टी शो करता है। तो राइट आंसर अपना सोडियम मेटाफॉस्फेट। ठीक है, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ओपाइड ओवरडोज। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ओपाइड ओवरडोज, यहाँ पर बच्चों कह रहा है कि जब अगर ओपाइड की अधिक हो जाएगी, ज़्यादा कोई ओपाइड ले लेता है तो उसका ओवरडोज जाएगा। ठीक है, तो पूछ रहा है एंटीडोट क्या होगा, फ्लूमाजेनिल, नैलाक्सोन, एट्रोपिन या एनस्टाइल सिस्टीन। तो यहाँ पर राइट आंसर है नैलाक्सोन। क्या है, नैलाक्सोन अपना राइट आंसर है। अब ठीक, राइट आंसर क्या है, नैलाक्सोन। ठीक है, फ्लूमाजेनिल का एंटीडोट क्या होता है, ये होता है बेंजोडाइजिपिन। कब, जब बेंजोडाइजिपिन की पॉइजनिंग हो जाती है, बेंजोडाइजिपिन, तब हम लोग फ्लूमाजेनिल देते हैं। नैलाक्सोन ओपाइड्स में। एट्रोपिन कब दोगे, जब फाइसोस्टिग्मिन की पॉइजनिंग हो जाएगी, फाइसोस्टिग्मिन। ठीक, एन सिस्टीन कब देते हैं, जब पैरासीटामोल की पॉइजनिंग हो जाती है, इसकी पैरासीटामोल। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, इन द एसे ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। अब तुम एस्कॉर्बिक एसिड का एसे कर रहे हो, कौन सा रिएजेंट यूज करोगे, विच रिएजेंट इज यूज एज अ डायरेक्ट टाइट्रेंट, सोडियम थायोसल्फेट आयोडीन सोल्यूशन, पोटेशियम परमैंगनेट या फिर सेरिक अमोनियम सल्फेट। तो बच्चों जो एस्कॉर्बिक एसिड का जब भी हम लोग एसे परफॉर्म करते हैं और रिएजेंट यूज करते हैं आयोडीन सोल्यूशन का, ठीक है, ये याद रखना, ये हो सकता है कि क्योंकि आयोडीमेट्री का है, ठीक है, काफ़ी टाइम से आया नहीं हुआ है, एक दो बार आया हुआ है एग्जाम्स में, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि पूछ सकता है, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। ये दिमाग में मत बैठा हो कि खाली इसी में आएगा। ठीक है, सिलेबस लगभग सबका सेम ही है, इधर उधर थोड़ा बहुत 10% होता है बस। याद रखना ये क्वेश्चन अच्छा है, एस्कॉर्बिक एसिड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, जब भी हम लोग इसका ऐसे परफॉर्म करेंगे तो डायरेक्ट हम लोग आयोडीन सोल्यूशन के साथ वो करेंगे टाइट्रेशन। नेक्स्ट है, विच एडवर्स इफेक्ट इज क्लासिकली एसोसिएटेड विथ अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स।
पूछ रहा है सिंपल से समझो, एडवर्स इफेक्ट पूछ रहा है अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स का। मैंने तुमको बताया था जेंटामाइसिन, ठीक, क्या कॉज करती है, ओटोटॉक्सिसिटी एंड नेफ्रोटॉक्सिसिटी, यही होता है इसका साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, ठीक। ओटोटॉक्सिसिटी एंड नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ओटो मतलब कान का सुनने में दिक्कत करेगी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी मतलब अपने किडनी को इफेक्ट करेगी, ठीक। चलो नेक्स्ट, द प्रेजेंस ऑफ एन एल्डिहाइड ग्रुप इन अ मॉलिक्यूल कैन बी कंफर्म्ड बाय अ पॉजिटिव रिजल्ट इन। अच्छा जी, पूछ रहा है कि एल्डिहाइड ग्रुप किसी मॉलिक्यूल में है तो कौन सा टेस्ट रिजल्ट उसको पॉजिटिव देगा, बायोरेट टेस्ट पॉजिटिव देगा। सिंपल सा ऐसा समझो कि वो एल्डिहाइड का अगर तुमको टेस्ट करना है किसमें मौजूद है किसमें नहीं, तो कौन सा टेस्ट करोगे, बायोरेट टेस्ट, निनहाइड्रिन टेस्ट, सिर्फ रिएजेंट टेस्ट या मॉलिस टेस्ट। बच्चों एल्डिहाइड इसी बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, हाँ शायद आरआरबी में, आरआरबी 2025 का क्वेश्चन है कि एल्डिहाइड ग्रुप को, वहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन दोनों था कि उसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो बताओ कौन सा टेस्ट तुम परफॉर्म करोगे। तो राइट आंसर क्या है, सिर्फ रिएजेंट टेस्ट, ठीक है, सिर्फ रिएजेंट टेस्ट हम लोग करते हैं। एक बार एम्स के टेस्ट, एम्स में पूछा गया था कि कौन सी डाई यूज करते हैं सिर्फ रिएजेंट में, एम्स में पूछा गया था। देखो आरआरबी में ये पूछा गया कि एल्डिहाइड ग्रुप के लिए कौन सा टेस्ट होता है, तो वहाँ पर भाई आंसर दिया गया कि सिर्फ रिएजेंट टेस्ट होता है। फिर एक बार एम्स में पूछा गया था कि सिर्फ रिएजेंट में कौन सी डाई होती है, और ये सीयूटी पीजी में भी एक बार पूछा गया था। तो सिर्फ रिएजेंट में जो डाई यूज करते हैं वो याद रखना, डाई कह रहा हूँ, सिर्फ रिएजेंट जो होता है वो क्या होता है, फ्यूसिन सल्फर एसिड। ये क्वेश्चन सीयूटी पीजी और एम्स में पूछा गया। इसी रिएजेंट में फ्यूसिन सल्फ्यूरस एसिड होता है, सल्फ्यूरस एसिड, ठीक, याद रखना। नेक्स्ट, प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ हाई डोज ऑफ विच विटामिन कैन काज प्रीडो ट्यूमर सेरिब्राई। अच्छा, किस विटामिन की उच्च खुराक के लंबे समय तक उपयोग से स्यूडो ट्यूमर सेरेब्री हो सकता है, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी या विटामिन ई। स्यूडोमोटर सेरेब्री, तो बच्चों जो है विटामिन ए, इसका ज़्यादा यूज करोगे ज़्यादा समय तक लंबे समय तक तो स्यूडो ट्यूमर सेरेब्री हो सकता है। देखो बच्चों, जब विटामिन की टॉक्सिसिटी होती है ना उसको बोलते हैं हाइपर विटामिनोसिस, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या होता है, देखो ये जो स्यूडो ट्यूमर सेरेब्री है ना, ये क्या करता है, इंक्रीज करता है इंट्राक्रैनियल प्रेशर, मिमिक अ ब्रेन ट्यूमर, ठीक है, अपने दिमाग पर एक दबाव पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कंपाउंडिंग जियोमेट्रिक डायल्यूशन रिफर्स टू। पहले कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग होता था ना पुराने समय में, जब बना के तुरंत वही मेरे पेशेंट को देखे थे, तो वही कह रहा है कि कंपाउंडिंग मान लो तुम कर रहे हो और तुम्हें कहा जाए कि कोई फॉर्मुलेशन बनानी है ज्योमेट्रिक डायल्यूशन मेथड से, तो ज्योमेट्रिक डायल्यूशन क्या होता है, वही ये पूछ रहा है। ऑप्शंस हैं, डायल्यूशन विथ वाटर, मिक्सिंग इंग्रेडिएंट्स इन इक्वल प्रोपोर्शंस बाय वेट, या फिर एडिंग स्मॉल क्वांटिटी ऑफ पोटेंट ड्रग टू एन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूएंट एंड मिक्सिंग रिपीटेडली, या फिर यूजिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन टू कैलकुलेट डोज। तो बच्चों जो ऑप्शन है ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन वो होता है एडिंग स्मॉल क्वांटिटी ऑफ पोटेंट ड्रग टू एन अप्रॉक्सीमेट इक्वल क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूएंट एंड मिक्सिंग रिपीटेडली। ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन में क्या होता है बच्चों, एक समझ लो थोड़ा सा पाउडर डाला फिर उसमें पानी डाला, फिर उतने प्रोपोर्शन में पाउडर डाला फिर पानी डाला, ऐसे करते करते मिलाते जाते साथ में, ठीक, मिक्स करते रहते हैं, उसी को बोलते हैं ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन। ड्रग डाला, वाटर डाला, मतलब जो भी डाइल्यूएंट है जिससे हम लोग उसको डाइल्यूट कर रहे हैं, उसको मिक्स करते 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 फिर सारा पाउडर खत्म हो जाएगा, फिर लास्ट में जो बचा हुआ डाइल्यूएंट है वो भी डाल देंगे, ठीक, लास्ट में, उसके बाद पूरा मिक्स कर देंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन। चलो नेक्स्ट, क्लोरमफेनिकॉल इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन नियोनेट्स बिकॉज इट मे कॉज। पूछ रहा है कि क्लोरमफेनिकॉल जो दवा होती है वो कॉन्ट्राइंडिकेट होती है कि छोटे बच्चों नियोनेट्स जो नवजात शिशु होते हैं उनको नहीं देते हैं, क्यों, क्या कॉज करता है, केरिनेक्ट्रस, कार्नीरेक्ट्रस काम करता है, ग्रे बेबी सिंड्रोम, या हिमोलिटिक एनीमिया, या कन्वल्सेंस। तो बच्चों क्लोरमफेनिकॉल सबको पता है कि वो क्या काम करता है, ग्रे बेबी सिंड्रोम, ठीक। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे घुमा के पूछा गया, डायरेक्ट नहीं पूछा कि क्लोरमफेनिकॉल क्या कॉज करता है या फिर क्या इफेक्ट आता है, क्या साइड इफेक्ट है। देखो क्वेश्चन को घुमाया कि नियोनेट्स है उसको तुम क्लोरमफेनिकॉल क्यों नहीं दोगे, ठीक है, क्वेश्चन को घुमा रहा है, बाकी क्वेश्चन वही है, बस पूछने का तरीका चेंज हो गया। इसीलिए कहते हैं पीवाईक्यू हम लोग को सारे पीवाईक्यू एकदम जवान पे रटे होने चाहिए, ठीक है।
तो यहाँ पर ऐसे ऐसे भी लिख सकता था ना कि क्लोरामफेनिकॉल का एडवर्स इफेक्ट बताओ, ये बहुत बार आया हुआ है, लेकिन देखो क्वेश्चन घुमा रहा है कि नियोनेट्स है, छोटा नवजात शिशु है, उसको तुम क्यों नहीं दोगे। आंसर तो भाई वही है ना, ग्रे बेबी सिंड्रोम होता है। ठीक, चलो नेक्स्ट है द टाइप ऑफ ग्लास सुटेबल फॉर पेरेंटल प्रिपरेशन इज। कौन सा कांच का मटेरियल तुम यूज करोगे पेरेंटल प्रिपरेशन के लिए, जो हम लोग पेरेंटल प्रिपरेशन होती है उसको रखने के लिए। टाइप फर्स्ट, टाइप टू, टाइप थ्री, टाइप फोर। देखो अगर बच्चों तुमको याद भी करना है ग्लास, तो देखो ये सब लाइन से दिए हुए हैं, ठीक है। टाइप फर्स्ट बोरोसिलिकेट होता है। टाइप टू जो होता है वो सोडा लाइम होता है। टाइप थ्री जो होता है ट्रीटेड सोडा लाइम होता है। और चौथा जो होता है जनरल पर्पज होता है, ठीक। तो टाइप फर्स्ट में हम लोग क्या यूज करेंगे, बोरोसिलिकेट ग्लास का यूज करते हैं, ठीक है। पेरेंटल के लिए क्या यूज करते हैं, बोरोसिलिकेट। चलो नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोसाइक्लिक सस्क्विटर्पिन्स लैक्टोन ऑब्टेन्ड फ्रॉम आर्टिमिसिया एनुआ। देखो बच्चे सोचेंगे अरे क्या पूछ लिया, मोनोसाइक्लिक सस्क्विटर्पिन लैक्टोन। कुछ नहीं बच्चों, तुमको बस ये ध्यान देखना है क्या पूछ रहा है। आर्टिमिसिया एनुआ से क्या हम लोग निकालते हैं, क्विनीन। क्विनीन तो निकालते नहीं। आर्टिमिसिन, पैरासिटाक्सल या डिजॉक्सिन। तो राइट आंसर है आर्टिमिसिन। आर्टिमिसिन ही तो निकालते हैं, आर्टिमिसिन, आर्टी ईथर, ठीक है। आर्टिमिसिया एनुआ से आर्टिमिसिन ही निकाला जाता है, ठीक है। ये मलेरिया में यूज किया जाता है आर्टिमिसिन। अब क्यूनिन कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, ये सिंकोना से ऑब्टेन किया जाता है। पैल्सिटैक्सल, पैल्सिटैक्सल, डॉक्सीटैक्सल, ये प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। एंटी कैंसरस होता है। टैक्सॉल प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है, पैल्सिटैक्सल, डॉक्सीटैक्सल। टैक्सॉल प्लांट होता है। डिजॉक्सिन सबको पता ही है, डिस्टेलिस परप्यूरिया से ऑब्टेन होता है, ठीक। सारे मैंने तुमको बता दिए। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द पीएच रेंज ऑफ टीयर्स। चरम पे चूरन मतलब सिंपल, सबसे इजी सवाल कि जो हमारे आंसू का पीएच रेंज क्या होता है। अब ऑप्शंस हैं 3.5, 4.5, 5.5, 6.5, सारे दिए हुए हैं। तो राइट आंसर जो है 7.0 से 7.7। हालांकि बच्चों देखो जो टीयर का होता है वो अपने ब्लड के आसपास होता है, ठीक है। तो 7.4 ही होता है, क्लोज होता है इसके। लेकिन अब ऑप्शन 7.7 तक है, 7 से, तो हम लोग उसी ऑप्शन के साथ जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट है विच एंटी मेटाबोलाइट ड्रग इज स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर हर्पिस सिंप्लेक्स इन्फेक्शन। कौन सा एंटी मेटाबोलाइट ड्रग है जो हम लोग स्पेसिफिकली पर्सनली उसी के लिए यूज करते हैं। कौन के लिए, हर्पेस सिंप्लेक्स इन्फेक्शन। कभी कभी बच्चों इसको एग्जाम्स में सिंपल में ऐसे भी लिख देता है, HSV करके लिख देगा, तो कंफ्यूज मत होना। तो यही कह रहा है हर्पेस सिंप्लेक्स वायरस, ठीक है। कौन सी ड्रग यूज करते हैं, अमांटाडीन, एसाइक्लोविर, जिडोविडिन या रिबाबैरिन। तो राइट आंसर है अपना एसाइक्लोविर, ठीक है। एंटीवायरल होती है ना। हर्पेस सिंप्लेक्स वायरस में हमेशा एसाइक्लोविर ही यूज की जाती है, ठीक, याद रखना। नेक्स्ट, द टर्म फार्मास्यूटिकल एलिगेंस इज यूज्ड इन रिलेशन टू। बच्चों कह रहा है कि फार्मास्यूटिकल एलिगेंस किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है। केमिकल प्योरिटी से, ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ डोजेस फॉर्म से, बायोलेबिलिटी से या स्टेरिलिटी से। तो जो बच्चों फार्मास्यूटिकल एलिगेंस होता है वो रिलेटेड होता है अपना ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ डोजेस फॉर्म। उसका टेक्सचर, उसकी महक, उसकी खुशबू, ये सब, ओवरऑल अपीयरेंस कैसा दिखता है, रफ टेक्सचर है, ये सारी चीज़ें, टेस्ट, कलर, स्मेल, ये सारी चीज़ें होती हैं ऑर्गेनोलेप्टिक, उसको बोलते हैं प्रॉपर्टी, ठीक है। तो फार्मास्यूटिकल एलिगेंस ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज से रिलेटेड होता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। NNRTI ड्रग पूछ रहा है शॉर्ट में। एक होता है NRTI, एक होता है NNRTI, तो यहाँ पर वही पूछ रहा है। N नॉन, दूसरा N न्यूक्लियोसाइड, तीसरा रिवर्स, चौथा ट्रांसक्रिप्टेज और I से इनिबिटर। इसको पूरा जब पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर। अब कौन सी ड्रग है, मैंने तुमको बताया इस टेस्ट पेपर में हमने कितने क्वेश्चन देखे, कम से कम 10 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो डायरेक्ट, ये सब क्लासिफिकेशन से हैं। मेरी बात मान जाओ, KD त्रिपाठी की एक बुक ले लो, कोई भी एग्जाम हो सारे में हेल्प करता है। और कंफर्म है कि कुछ सारे 4-5 जो भी क्वेश्चन हैं डायरेक्ट आते हैं और तुम उसको कर लोगे। वहाँ पर एक एक नंबर की कीमत होती है बच्चों, एक एक नंबर। तुम एक नंबर नहीं लाओगे तुम 100 रैंक पीछे चले जाओगे, तो याद रखना।
क्लासिफिकेशन कुछ आए ना आए तुम्हें फार्माकोलॉजी में, तुम्हें क्लासिफिकेशन आना चाहिए। कहीं भी जाओगे, अगर तुम फार्मेसी पे भी बैठने जाओगे, जैसे मेडिकल पे भी, कम से कम तुम्हें ड्रग तो आएगी। अब बताओ, तो राइट आंसर है अपना निवेरैपिन। ठीक है, याद करोगे धीरे धीरे सारी ड्रग्स याद आ जाएंगी, एक ही दिन में नहीं याद होती। अपनी जो न्यूक्लियोसाइड नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर जो होती है वो होती है नेविरैपिन। ठीक, चलो नेक्स्ट है, अ पॉजिटिव मॉली टेस्ट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ। तुमने मॉलिस टेस्ट किया, वो क्या बताएगा कि इसमें क्या है, किस चीज़ को दर्शाता है। मॉलिस टेस्ट कर रहे हो, अगर वो पॉजिटिव आया तो क्या दिखाएगा कि इसमें क्या है, प्रोटीन है, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, एल्कोलॉइड है। तो जो बच्चों मॉलिस टेस्ट होता है वो होता है अपने कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। ठीक है, जितने भी सारे कार्बोहाइड्रेट्स के लिए हम लोग मॉलिस टेस्ट परफॉर्म करते हैं, एक है जिसके लिए मॉलिस टेस्ट परफॉर्म नहीं करते। चलो नेक्स्ट है, अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड 5% सोल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट ऑन ऑटोक्लेविंग एट 120 डिग्री सेंटीग्रेड विल। अगर हम लोग 5% सोल्यूशन लिए सोडियम कार्बोनेट का, उसको ऑटोक्लेव में रख दिए 121 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो क्या होगा। रिमेन अनचेंज, अपरिवर्तित रहेगा। कन्वर्ट टू कार्बोनेट एंड रिलीज CO2, तो कार्बोनेट चेंज हो जाएगा और CO2 गैस रिलीज करेगा, या प्रेसिपिटेट करेगा सोडियम क्लोराइड को, या बिकम स्ट्रांगली, या फिर एसिडिक हो जाएगा। तो राइट आंसर है बच्चों क्या होता है, जो बाइकार्बोनेट है ना, तो वो CO2 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, बाइकार्बोनेट है NaSCO3, उसी को हम लोग बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, बाइकार्बोनेट को, सोडियम बाइकार्बोनेट को। तो क्या काम करता है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट में चेंज होगा और CO2 और वाटर रिलीज कर देता है। ठीक, तो राइट आंसर है कन्वर्ट टू कार्बोनेट एंड रिलीज CO2। चलो नेक्स्ट, द मेन टारगेट ऑफ सल्फोनाइल यूरिया एंटीडायोटिक ड्रग। सल्फोनाइल यूरिया में कौन कौन सी आती हैं बताओ। फिर क्लासिफिकेशन की बुक तुम देखोगे तो वहाँ पर ये मिल जाएगा तुमको। PPAR गामा रिसेप्टर, ATP सेंसिटिव पोटेशियम चैनल ऑन पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स, या फिर GLUT4 ट्रांसपोर्टर, या फिर अल्फा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम। तो बच्चों जो सल्फोनियाल यूरिया होती है वो होती है अपनी ATP सेंसिटिव पोटेशियम चैनल ऑन पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स। टोलब्यूटामाइड, ये जो होती है सल्फोनाइल यूरिया होती है। ग्लिपिजाइड, ये सारी सल्फोनाइल यूरिया हैं। ग्लिपिजाइड और टोलब्यूटामाइड, ये सारी। ठीक है, तो राइट आंसर बी। चलो, ये हमारा आज का आखिरी, मतलब इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन था। आशा करता हूँ कि चीज़ें समझ में आई होंगी। जो भी प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपको नहीं समझ में आता या कोई चीज़ें हैं, अगर आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। जो हमारा कमेंट सेक्शन है आप उसमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद PCG07 एग्ज़ाम से जुड़ने के लिए। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टेस्ट पेपर के साथ। और हाँ बच्चों, जो भी गुजरात वाले बच्चे हैं, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो हम लोग 20 तारीख से उनके लिए GSSB का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 30 अगस्त को है। तो जो भी बच्चे हैं, हम उनके लिए मॉडल पेपर स्टार्ट करने वाले हैं। वो हमारा 20 अगस्त से स्टार्ट होगा और 30 अगस्त तक सारे मॉडल पेपर चलेंगे। ठीक, चलिए गुड बाय आप सभी को, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।